हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। आज देश में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव को 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा से आज भारत ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष सफलतापूर्ण कर लिया है। इस महाअभियान की वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के संपन्न देशों के साथ कदम ताल करते हुए भारत ने टीकाकरण शुरू करने के 10 महीने से भी कम समय में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के शिखर को हासिल कर लिया था। अभी देश भर में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जा रही है। अब तक 42 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को यह डोज लगाई जा चुकी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की अगर यहां पर बात की जाए तो युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश में स्थापित सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों, संस्थानों, ट्रस्ट, सोसाइटी और उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 15 जनवरी रात्रि से 75% नौकरी आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था लागू होने से निजी क्षेत्र में प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। श्रम विभाग द्वारा पोर्टल बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। कंपनियों को पोर्टल पर अपनी वैकेंसी दिखानी होगी। सरकार इसको लगातार मॉनिटर करेगी। नूंह की पटेल वाटिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेश भर में 7,500 स्थानों पर 6 लाख लोग आजाद हिंद फौज का तराना गाकर नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे। इन कार्यक्रमों के लिए 16,000 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। उत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस पर पूरे हरियाणा में हर पंचायत में और हर वार्ड में हम ये पराक्रम दिवस मनाएंगे और हरियाणा के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, जितने भी ज्ञात हैं और अज्ञात को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और जितने भी शहीद हैं उनका सम्मान करेंगे। आज़ाद हिंद फौज के तराने गाएंगे और एक तरह से जो 90 साल की लड़ाई है 1857 से लेकर 1947 की, उस लड़ाई के भिन्न भिन्न घटनाओं को जो भी उसके जानकार हैं उन सबको हमने कहा है कि आप आएँ, इन कार्यक्रमों में सहभागी बनें। जिनके परिवारों के लोग थे उनको सबको बुला के सम्मान करेंगे और इस आज़ादी की सारी इस याद को जो है इस अमृत महोत्सव में जो है लेकर आएंगे। और इस बार का जो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती पराक्रम दिवस है, हरियाणा भर में 6 लाख लोग इसमें सहभागी होंगे। बहुत सारी घटनाएं मैंने बीच में ही बताई हैं कि किस तरह से आज़ाद हिंद फौज के उसको छुपाया गया था। खुद मोदी जी ने लाल किले में जाकर, उसके बाद अंडमान निकोबार में फ्लैग पॉइंट पर जाकर आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों को सम्मान देने का काम किया। परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हरियाणा में ज्यादातर परिवारों के पहचान पत्र बन चुके हैं। परिवार पहचान पत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी इनकम वास्तविकता से कम बता रखी है, जिसके चलते अब सरकार परिवार पहचान पत्र में कम इनकम बताने वालों की घर घर जाकर जांच करवा रही है। अंबाला में अभी तक 3 चरणों में सर्वे टीम द्वारा 86,000 घरों की इनकम जांची जा चुकी है। वहीं अब जल्द ही सर्वे का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 52,000 ऐसे परिवारों की जांच होगी जिन्होंने परिवार पहचान पत्र में अपनी इनकम 3 लाख से कम बताई है। परिवार पहचान पत्र पूरे जिले में 3 लाख के आसपास बन चुके हैं। उसके बाद 3 लाख पहचान पत्र बनने के बाद सरकार ने अलग अलग मॉड्यूल चलाए हैं। उनमें एक मॉड्यूल इनकम वेरिफिकेशन का है। सरकार हमको डाटा भेजती है फेज मैनर में और उन फेज मैनर में उनको इनकम वेरीफाई करते हैं। अभी तक 4 फेज आ चुके हैं और 4 फेज में लगभग हमारे 1,50,000 इनकम वेरिफिकेशन
करने के लिए हमारे पास डाटा आ चुका है हमारे पास, जिसमें हम 3 फेज़ ख़त्म कर दिए हैं और चौथा फेज़ जिसमें 52,000 डाटा आया है वो अभी चल रहा है। चौथे फेज में क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य तो वही इनकम का 2 लाख से इनकम की इनकम है, उन्हीं का डाटा आ रहा है हमारे पास। उस डाटा को हमने टीम बना रखी है अपनी लोकल लेवल पे, वो कमेटियाँ 5 मेंबर की टीम है और वो घर घर जाके उनको वेरीफाई करती है। सर वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है, क्या आधार माना जाता है? वेरिफिकेशन में उनके एसेट्स भी देखते हैं और उनके जॉब भी देखते हैं और उसमें पैरामीटर्स हैं वो फिल करते हैं और ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है। ऐप है हमारे पास, ऐप में डाटा फीड करते हैं। तो सर जिन लोगों को गलत पाया जाता है उन पर क्या कार्रवाई करवाई तो कुछ नहीं करें, हम डाटा वेरीफाई कर रहे हैं जी। तो सर लोगों की क्या इसमें जो सुविधाएं ले रहे हैं वो भी कटेंगी? अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सुविधाएं देने के लिए भी हम कर रहे हैं। जिनकी इनकम कम है उनको सुविधाएं देनी है, उनकी इनकम एनहांस करनी है, उसके लिए कर रहे हैं। जिनकी 3 लाख से ऊपर पाई जाएगी, 2 लाख वो इनकम तो उनकी अपनी, हमें ऐसा कुछ नहीं सुविधाएं कटेंगी। ये जस्ट ये है कि हम उनकी इनकम वेरीफाई। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर कुछ किसान संयुक्त किसान मोर्चा से ही सवाल करते नजर आए। उन्होंने बाकायदा बैठक कर एसकेएम के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने एसकेएम से जवाब मांगा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एमएसपी गारंटी कानून की मांग पूर्ण होने से पहले ही आंदोलन को क्यों खत्म कर दिया। किसान अपने शरीर पर लोहे की बेड़ियां डालकर संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनसे जवाब मांग रहे थे। राजेंद्र है, जिला सोनीपत है। हाँ जी, हरियाणा। हाँ जी, मैं देखो जी, ये बेड़ियाँ जो हमारे गली हुई हैं, हाँ 200 साल पुरानी है। हाँ अंग्रेजों के बारे में हमारे ये बेड़ियाँ गली थी। हमें उम्मीद है शायद संयुक्त मोर्चा की सुध-बुध आ जाए तो हमारी बेड़ियाँ टूट जाए। एमएसपी की गारंटी मिल जाए तो हमारी बेड़ियाँ खुल जाए। एमएसपी कानून चाहिए, कमेटी नहीं। मैं सरदार सतनाम सिंह जी, हाँ जी। यहाँ पूछताछ दल के आधार पर आज तक भी आंदोलन 1 साल 4 महीने से अब तक यहाँ चल रहा है और हम पूछताछ दल के तहत सारे लोग पूछना चाहते हैं एसकेएम से कि बिना एमएसपी की गारंटी के इन्होंने आंदोलन को घर वापसी कर दिया, तो उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कितने केस वापस हुए, कि केस वापस नहीं हुए, अब तक वो पेंडिंग में है, उनका जवाब दो। और कितना मुआवजा मिला नहीं मिला उसका भी जवाब दो। हर जवाब पूछने के लिए पूछताछ दल इनसे जवाब मांगता है कि इन्होंने बिना सरकार की मीटिंग के से आंदोलन को घर वापसी भेज दिया, तो किस आधार पर भेजा, इसका भी जवाब दे। तो बेड़िया क्यों लगाई? मेरा परिचय है, मैं राजस्थान से सीकर जिले से छोटे से गांव चलास का रहने वाला हूं और देश आजाद हुआ था उस वक्त जो खेती की लागत थी बहुत कम थी और खेती की लागत 100 रुपया बढ़ी और उसका भाव 10 पैसा बढ़ा। इस प्रकार किसान कर्जे में डूबता गया। आज बिना एमएसपी के कारण, कानून के बिना किसान मृत्यु से यहाँ पर है। उसके बचाने के लिए, क्योंकि उसको बचाने के लिए हम ये बेड़ियाँ डालकर इन एसकेएम नेताओं ने जिन्होंने की एमएसपी को छोटा मुद्दा बताया है, उनको सद्बुद्धि के लिए निवेदन करने आए हैं कि आपको भगवान आपको सद्बुद्धि आए और एमएसपी कानूनी गारंटी में एमएसपी कानूनी गारंटी कोई नेता मानकर लड़ाई में हम किसान का साथ दें। मैं ज़्यादा नहीं कहकर एसकेएम के नेताओं से मैं निवेदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनमें सद्बुद्धि आएगी और एमएसपी कानूनी गारंटी को बड़ा मुद्दा मानकर लड़ाई लड़ेंगे। और देश में के एमएसपी के किसान नेताओं से पूछना भी चाहता हूं कि किसान पूछना चाहता है कि 38 दिन बाद एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं, इतने दिन बाद, जबकि 3 बिल हैं वो 6 मिनट में लागू हुए बिना चर्चा के, 6 मिनट में वो निरस्त हुए बिना चर्चा के और 38 दिन बाद भी किसान को एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं है। ये किसान देश का पूछना चाहता है, देश पूछना चाहता है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फतेहाबाद के टिब्बी गांव में रिफ्लेक्टर वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि टोहाना डीएसपी बीरम सिंह थे। बीरम सिंह ने अपने हाथों से रिफ्लेक्टर वितरण कैंप का शुभारंभ किया। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि इस अभियान से बहुत से लोगों की जान को बचाया जा सकता है, इसीलिए सभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि रात को धुंध के समय में कम से कम एक्सीडेंट की घटनाएं हों।
नमस्कार, एनबी न्यूज़ में स्वागत है। आज खुला पुलिस चौकी के पास रिफैक्टर कैंप का आयोजन किया गया था, जहां पर डीएसपी विरम सिंह पहुंचे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। किस कैंप का आयोजन किया गया है? लायंस क्लब जो कुला की ब्रांच है हमारी, आज उन्होंने रिफ्लेक्टर जो गाड़ियां हैं हमारी, ट्रॉली है, जो डंपर हैं, कैंटर हैं, जिनके पीछे जो है वो लाइट नहीं है, अब धुंध का समय है और व्हीकल जो है एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ी रह जाती है। इसी उपलक्ष्य में आज श्री वीरेंद्र शर्मा और इनकी टीम जो कुला से यहाँ आई है, इन्होंने गाड़ियों के ऊपर जो है, ताकि धुंध में बचाव हो सके, रिफ्लेक्टर लगाने का काम शुरू किया है, जिसमें मुझे जो है आज इन्होंने आमंत्रित किया था और मैंने और इन्होंने मिल के आपस में जो है हम सब ने जो है वो ट्रैक्टरों पे, ट्रालियों पे और डंपर पे, कैंटरों पे जो है वो आज रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इससे धुंध में जो है हमारी जो पब्लिक है, आम जनता है, उनको फ़ायदा रहेगा, एक्सीडेंट कम होंगे और उसमें उसका बचाव होगा। तो ये थे डीएसपी विरम सिंह, जिनसे मैं जानना चाहूँ। सर्दी बढ़ने से धुंध भी बढ़नी शुरू हो जाती है और सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। खासकर साइकिल सवार और पैदल चलने वाले लोगों के लिए परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे ही हादसों को रोकने के लिए यमुनानगर के आरटीए विभाग ने रेडियम जैकेट का प्रबंध किया और लगभग 300 लोगों को यह जैकेट बांटी। आरटीए सचिव सुभाष चंद्र ने बताया कि गाड़ियों की पासिंग के दौरान जितने भी ड्राइवर आए उनको ये जैकेट्स वितरित की गई और साथ ही साथ साइकिल पर और पैदल चलने वाले मजदूरों को भी ये जैकेट बांटी गई है। ये आरटीए डिपार्टमेंट में माननीय उपायुक्त महोदय, जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार हमने रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए कि रोड पर चलते हुए हर व्यक्ति की जान सुरक्षित हो, इसके लिए हमने अभी जो धुंध का मौसम आया हुआ है, इसमें वाहन की और व्यक्ति की रिफ्लेक्टिविटी है, जो विजिबिलिटी है, वो कम हो जाती है, क्योंकि धुंध के कारण वो दिखाई नहीं देते और एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। तो इन एक्सीडेंट को कम करने के लिए, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, कि दुर्घटनाएं न हो, किसी की जान रोड पर न जाए, तो इसके लिए हमने रेडियम जैकेट है जो वो ड्राइवर जो हमारे पास पासिंग के दौरान आए थे, हमने उनको रेडियम जैकेट वितरित की है। दूसरा, हम जो साइकिल चालक हैं, जो मजदूर हैं, अब उनके लिए भी रेडियम जैकेट हमने बनवाई है, तो उनको भी हम वितरित करेंगे। दूसरा ये है कि जो स्कूल गोइंग बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं, उनमें जागरूकता लाने के लिए हमने 2 चीज़ें उनके लिए विशेषकर बनाई हैं। एक तो हमारे लिए ये कॉपी है, एक ये रोड सेफ्टी का जो ये पेन है, जिसके ऊपर लिखा हुआ भी है रोड सेफ्टी अवेयरनेस बाय आरटीए यमुनानगर, ये भी लिखा हुआ है। तीसरा, हमने स्कूल बैग भी उनके लिए। सर्दी के मौसम में रेवाड़ी जिला प्रशासन और जिला रेडक्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोने के लिए मजबूर ना हो। उपायुक्त और प्रधान जिला रेडक्रॉस सोसाइटी रेवाड़ी यशेंद्र सिंह के निर्देश के अनुसार जिला रेडक्रॉस रेवाड़ी की टीम रात्रि में 8 बजे से रात्रि के 10:30 बजे तक रेवाड़ी शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मुख्य बाजार के अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करती है और इस दौरान कोई भी व्यक्ति खुले में सोया पाया जाता है तो उसे टीम द्वारा शहर के रैन बसेरों में ठहराया जाता है। अगर आप अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो यहां पर एक शशि बाला नाम की महिला आपको कूली का काम करते हुए दिखाई पड़ जाएगी। शशि बाला अपने पति के बैच नंबर 14 पर काम कर रही है। शशि बाला के पति की अचानक से मौत हो गई थी। उसके बाद शशि बाला के सिर पर 3 बेटियों को पालने की जिम्मेदारी थी। कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही थी, जिसके बाद शशि बाला ने खुद ही कुछ करने की ठानी और अंबाला रेलवे स्टेशन पर कूली के काम में जुट गई। उनके साथ काम करने वाले दूसरे कूली पृथ्वीपाल का कहना है कि वह शशि के साथ पिछले 5 साल से कूली का काम करते हैं। पहले शशि के पति ये काम करते थे, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई और अब शशि कूली का काम कर अपने घर का गुजारा चला रही है। पृथ्वीपाल कहते हैं कि हम उनकी ज्यादा सहायता तो नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई भारी सामान उठाना पड़ता है तो पुरुष होने के नाते खुद भारी सामान उठा लेते हैं और जो हल्का सामान होता है उसे शशि को उठवा देते हैं।
सारे काम करे सर, दिहाड़ी भी करी, बच्चे भी पाले। फिर उसके बाद जब खेतों में काम करने के लिए गई, वहाँ से अपना किसी ने मजदूरी दी नहीं। फिर मैं सोचा भी चल यही काम करके देख लूँ। उन्होंने कुलियों ने बेचारे ने मेरे को हिम्मत दी, कह रहे बच्चे पालने तुम्हें, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम ये काम कर लो। सर मेरी बड़ी गुड़िया है जी, उसको वही देखती है जी, छोटे बच्चों को भी वही संभालती है, घर का काम भी वही संभालती है जी। मैं तो शाम सुबह चली जाऊँ, शाम को आऊँ जी। 5 बजे उठते हैं सर हम तो। उसके बाद फिर मेरी बेटी भी मेरे साथ उठती है, मैं भी साथ साथ उठती हूँ। मैं तैयार लगी हूँ, ये खाना बनाती है जी। हरियाणा के हिसार में 7 झोटों का जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। हिसार के भैंस अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों ने 7 झोटों का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। S29 क्लोन उत्तम नकल के झोटे से 7 झोटे क्लोन तैयार किए गए थे। जब इन झोटों को तैयार किया गया तो इनका कीर्तिमान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। आने वाले समय में इनसे लगभग 14 लाख सीमन तैयार किए जाएंगे, जिससे भारत देश में उत्तम नस्ल के पशु पैदा होंगे। देखिए, मैं इतना कहता हूं कि आज का दिन जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर से हमारा संस्थान के लिए, हमारा देश के लिए। ये जो 7 क्लोन की आप देख रहे हैं, ये सभी जो है आज से 2 साल पहले पैदा हुआ था, और ये एक पैदा हुआ था बहुत ही एक अजीब टेक्निक से, जिसका नाम है एनिमल क्लोनिंग। तो शुरू में हमारे पास काफ़ी शंकाएँ थी कि ये इसको हम कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और ये जो बच्चा पैदा होगा ये नॉर्मल होगा या नहीं होगा। लेकिन आज हमें इसको कहने में गर्व है कि हमारा इस केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के जो साइंटिस्ट है, यह पूरा टीम है, इसने इसको कर दिखाया। और हम इस जो झोटे है इसको 2 साल से रख रहे हैं, और हमने कोई तरह तरह से इसका जो साइंटिफिक खोज है इसको कर लिया। ये इसको हम बिल्कुल सामान्य पाया गया, नॉर्मल पाया गया। अभी ये जो झोटे है बिल्कुल तैयार है कि इसका सीमेन देश के कोने कोने में पहुँचे। हम भारत सरकार के साथ भी बात कर रहे हैं कि इस झोटे को जो हमारा सीमेन स्टेशन है वहाँ पे ले जाएं, और इसको जो पूरा के पूरा इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि जेनेटिक एक्सप्लॉयटेशन मैं कहूँगा, कि इसका जो सीमेन किसान के पास जाए, जिनके लिए बनाया गया है वो जाए। जन्मदिन करने के लिए यहाँ पे जो इस क्लोनिंग टीम का सारे लोग हैं, हमारा जो यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो लोग हैं, हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये एक जो आप पीछे यहाँ देख रहे हैं, इनका हाउसिंग ये बिल्कुल नया बनाया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की सहायता से, और ये अभी इस झोटे को हम अच्छी तरह से रख पाएंगे। और मेरे को ये से उम्मीद है कि आने वाले दिन में ये बहुत ही कारगर ये टेक्नोलॉजी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पलवल से जयपुर चलने वाली रोडवेज की बस पिछले वर्ष कोरोना काल में बंद हो गई थी। अब विभाग ने घाटे से उभरने के लिए दोबारा से इस रूट पर रोडवेज बस सेवा बहाल करने का फैसला लिया है। बस को सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। विभाग की तरफ से मिली जानकारी से पता चला कि जब से पलवल से जयपुर बस सेवा बंद हुई, उसी दिन से अब तक विभाग को करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा पहुंचा है। इसी रूट पर ही नहीं बल्कि अन्य रूटों पर बंद हुई बस सेवा से मोटा घाटा विभाग को पहुंचा है। ये बस हम कोविड की वजह से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी,
इस बस को हम सोमवार से दोबारा से चालू करने जा रहे हैं और इस बस का टाइम यहाँ से 5:30 बजे होगा सुबह अर्ली मॉर्निंग और जयपुर से वापसी 12 बजे चलेगी। तो यात्रियों को किस तरह से सुविधा मिलेगी? यात्री की परेशानी की वजह से ही इस गाड़ी को चलाया गया है। आने जाने में जो यात्री जयपुर की तरफ जाएंगे सबको इस गाड़ी का चलने से लाभ होगा। कोविड नियमों का किस तरह से पालन किया? कोविड की वजह से हमारे यहाँ पर वैक्सीन के लिए टीम आई हुई है और जो भी यात्री यहाँ बैठेगा, जो यात्री यहाँ बैठेगा उसका हम कोविड सर्टिफिकेट चेक करेंगे। तो कितने नुकसान उठाना पड़ा इस बस के बंद होने से? हाँ, 1 साल भर में लगभग हमारी गाड़ी आना जाना 30-35 हज़ार के आसपास इसका आना जाना होता है। तो साल भर में या कोरोना की वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ा। तो मंडे से दोबारा से सुविधा मंडे से इस गाड़ी को हम दोबारा से चलाएं। टोहाना के कुला गांव में खेल ग्राउंड में लगी ध्वजा को लेकर 2 पक्षों में आपसी विवाद बना हुआ है। एक पक्ष ध्वजा को ग्राउंड में लगाना चाहता है तो वहीं दूसरा पक्ष उसको बार बार उतार देता है। आपको बता दें, इसको लेकर एक पक्ष ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि ध्वजा को खेल ग्राउंड में लगाया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। यह विवाद पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप टिब्बी। आज हम पहुंचे हैं कुला के खेल ग्राउंड में, जहां एक विवाद बना हुआ है। श्री हनुमान जी बालाजी महाराज की ध्वजा को लेकर 2 पक्षों में विवाद बना हुआ है। एक पक्ष इसको लगाने के लिए लगा हुआ है तो दूसरा पक्ष इसको हटाने के लिए। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे, एक पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद है, जिनसे कि क्या किस प्रकार से मुद्दा और क्या विवाद इनका जो बना हुआ है, पिछले कई दिनों से ये विवाद चलता हुआ, इसमें हम जानना चाहेंगे यहाँ पर पहुंचे हुए जो लोग हैं उनसे। जो लोग खड़े हैं इनसे हम जानना चाहेंगे क्या मसला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या मुद्दा है, क्यों यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हो? ये जी ध्वजा का है जो यहाँ पर लगाई गई थी, इसका मुद्दा है। ये ध्वजा सालासर से लेकर लगाई गई थी 3 साल 2 महीने पहले। यहाँ ग्राउंड के अंदर चोट लगी थी बच्चों के, तो ये चोट से बचने के लिए ध्वजा सालासर से पैदल जाके ध्वजा लेके आए, फिर यहाँ खिलाड़ियों की दोबारा ये लगाई गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इनका सिखों का ये खंडपाठ था, तो ये ध्वजा लग रही थी। ये बोले भी हमारा खंडपाठ होगा तो ये ध्वजा नहीं होगी यहाँ। मामने क्या भी ये तारा खंडपाठ वहाँ कर लो, ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो ये ध्वजा तो यही लगी रहने दो। इन्होंने ये ध्वजा उतार दी, मामने कह के हमारी ध्वजा दोबारा लगवा ली। इन्होंने फिर ये ध्वजा लगा दी। तो इन्होंने फिर ये कुछ दिन बाद टुहाना एप्लीकेशन देके और सरपंच के द्वारा ये ध्वजा यहाँ से दोबारा तुड़वा दी गई। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।